हुए 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्य में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो स्टेट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई और सत्ता में पहली बार आई है, क्योंकि इससे पहले जब आंध्रा का डिवीजन हुआ था तो उसके बाद से लगातार वहाँ पर टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गई है, तो के चंद्रशेखर राव की पार्टी, ये वहाँ पर अब तक सत्ता में रही है। तो अब पहली बार कांग्रेस वहाँ पर सत्ता में आई है। और इससे पहले कांग्रेस की अचीवमेंट थी कि कर्नाटक में सरकार बनी, दक्षिण भारत में। लेकिन यह बड़ा झटका है कि 3 स्टेट हिंदी पट्टी का वो निकल जाना, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो खैर जब वहाँ पे इस वक्त तो थी ही नहीं, लेकिन जो राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ भी अगर अपने किले को कांग्रेस नहीं बचा पाई है तो सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस की वो क्या स्ट्रेटजी रही जिसके चलते कांग्रेस को इस तरह से मात का सामना करना पड़ा। और वो भी उस वक्त जब खुद जो वहाँ के अशोक गहलोत सीएम रहे, वहाँ के उनकी कई पॉपुलर योजनाएं चल रही थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल वो लगातार काम कर रहे थे, और ऐसा तमाम एग्जिट पोल से लेकर तमाम प्रेडिक्शंस में कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल सरकार की छत्तीसगढ़ में वापसी हो रही है। और उसके बावजूद इन 2 स्टेट का निकलना कांग्रेस के लिए खुद कांग्रेसी मानते हैं कि बड़ा झटका है। तो सवाल उठता है कि आखिर 2024 में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, अगले 4-6 महीने में चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव के, उसको लेकर सभी दल स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हो गया था। तो उन सब के बीच अब सवाल उठ रहा है कि जब कांग्रेस की इतनी करारी शिकस्त हुई है तो उसके बाद उस इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, क्योंकि कांग्रेस की हार हुई है। जो इससे पहले हिमाचल में कॉन्फिडेंस था, चाहे कर्नाटक में कॉन्फिडेंस था, तो वो कांग्रेस अब लूज कर चुकी है उस कॉन्फिडेंस को। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन ढह जाएगा? और दूसरा ये कि जो मनोबल कार्यकर्ताओं का कांग्रेस का गिरा है, तो वो कैसे उठेगा, जोश कैसे उठेगा, कैसे आएगा जोश? इन्हीं सब बातों को लेकर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशोक कौशिक जी हैं। अशोक कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल यही कि आप इस वक्त कैसे देखते हैं कांग्रेस की हार को? क्या वजह रही जिसकी वजह से ये करारी शिकस्त का कांग्रेस को सामना करना पड़ा? देखिए, यदि कांग्रेस की इस हार को एक पंक्ति में परिभाषित करना हो जी जी तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस को जीत का विश्वास था, लेकिन वो विश्वास नहीं था, वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो अति आत्मविश्वास था। अति आत्मविश्वास की शिकार बनी कांग्रेस, और उसकी वजह से उसके किले ढह गए। आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश में तो सरकार थी नहीं, राजस्थान में उनकी सरकार थी, योजनाएं अच्छी चल रही थी, पुरानी पेंशन उन्होंने बहाल की थी। अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक ऐसी स्वास्थ्य योजना लागू की जो एक माइलस्टोन होगी। आज वो इस चीज को भुना नहीं पाए, लेकिन वो वाकई एक माइलस्टोन योजना थी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया कि भूपेश बघेल जो ये दावे कर रहे थे, और ऐसा प्रोजेक्शन था उनका कि वो कांग्रेस को लगातार दूसरी बार वहाँ सत्ता में ला रहे हैं, लेकिन सारे दावे हवाई साबित हुए, फेल हो गए। तो इस पूरे मामले का जब हम विश्लेषण करते हैं ना, इस हार का विश्लेषण करते हैं, तो हमें लौटना पड़ेगा मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश, अभी आपने जो 2 किलों का जिक्र किया, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो दरअसल सबसे मजबूत किला उसका जब 2018 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो एक बड़ा किला उन लोगों ने फतेह किया था मध्य प्रदेश का, और सबसे पहले जो किला ढहा वो मध्य प्रदेश का ही था। और आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा ये जानकर, बड़ा अजीब लग सकता है ये जानकर कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट की वजह से कांग्रेस सत्ता गवा बैठी। पहले 2020 में सत्ता गवाई, जो कि सरकार उनकी 2018 में बनी थी वो, और अब इतनी बुरी तरह से गवाई है कि पता नहीं ये कभी वापसी कर भी पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा क्या वजह रही कि इस तरीके से
कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, मध्य प्रदेश की कहानी को। मध्य प्रदेश का था जो, जैसा कि मैंने कहा कि एक सीट ने सरकार गिरवा दी। वो सीट थी, अतीत में हम लोग झांके तो राज्यसभा की सीट थी। राज्यसभा की सीट थी। राहुल गांधी के खास दोस्त, जिगरी दोस्त, युवा नेता, जो एक मजबूत स्तंभ माने गए हमेशा से मध्य प्रदेश में, गांधी परिवार के करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो चाहते थे कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए। किंतु युवा नेतृत्व के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर बैठ गए दो ऐसे लोग जो अपनी राजनीतिक पारी के तकरीबन आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं। एक कमलनाथ जो उस समय मुख्यमंत्री थे, और दूसरे दिग्विजय सिंह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाने में कमलनाथ को बहुत सहयोग किया था, बहुत सहारा दिया था। और जो दोनों ने मिलके आला कमान पर प्रेशर क्रिएट किया था कि भाई किसी भी तरह से कमलनाथ बहुत ज़रूरी है। पूरा कॉरपोरेट की लॉबिंग उनके पक्ष में थी मध्य प्रदेश में। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके सिंधिया को मनाया गया था कि ठीक है, आप अभी इनको खेलने दीजिए और आपके हितों का ख्याल रखा जाएगा। अब आला कमान ने ये वादा तो कर लिया, लेकिन वो वादा निभाती कैसे? आला कमान ने जब अपनी कमजोरी जाहिर कर दी 2018 में, सिंधिया एक युवा नेतृत्व की बजाय, जो कि एक अच्छा मौका था उस समय, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दबाव में आकर कमलनाथ सीएम बन गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब ये लगा कि राज्यसभा मुझे नहीं मिल रही, और राज्यसभा का रास्ता साफ हो गया दिग्विजय सिंह का, जो कि बड़े रणनीतिकार अपने आप को समझते रहे हैं, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कई पद और पोजीशंस उन्होंने एंजॉय की हैं कांग्रेस पार्टी में अपने समय पे। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश में बंटाधार करके दिल्ली के नेतृत्व के साथ आए, करीबियां उन्होंने बढ़ाई, तो उस समय भी कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स थी कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभाल नहीं पाया आला कमान, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने रातों रात ऐसा झटका दिया कि जो किला जो कहा जा रहा था मध्य प्रदेश, जहां वर्षों के बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी, शानदार इलेक्शन लड़के, बहुत जुझारू तरीके से, जब चारों तरफ ये कहा जा रहा था कि मोदी लहर है, अमित शाह की रणनीतियां हैं, और पता नहीं क्या क्या उस समय नए वो मुहावरे गढ़े जा रहे थे, उनके बीच में तजुर्बे और युवा शक्ति का एक मिश्रण था जिसने कांग्रेस की वापसी कराई थी मध्य प्रदेश में। तो जो किला ढहने की शुरुआत हुई है, वो जिस समय 2020 मार्च का महीना, आपको ज़रूर याद होगा कि बार बार इल्ज़ाम लगते रहे केंद्र सरकार पर कि जब कोविड को लेकर इंतज़ाम करने चाहिए थे, पुख्ता कदम उठाने चाहिए थे, एयरपोर्ट्स को कोविड के मद्देनज़र वहाँ पे सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, फ्लाइट्स को बैन किया जाना चाहिए था। उस समय सरकार का ध्यान, बीजेपी आला कमान का पूरा ध्यान उस समय मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के ऊपर टिका हुआ था, और उसी की वजह थी, वही सबसे बड़ी वजह थी कि वहाँ शिवराज सिंह चौहान की दोबारा ताजपोशी हुई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सौजन्य से एक नया जीवन दान मिल गया हारी हुई भारतीय जनता। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाली गई, और उसका इम्पैक्ट दिखा, कहीं ना कहीं हिमाचल, उसके बाद जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, और राजस्थान में तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा लंबी यात्रा थी राहुल गांधी की। तो वो जो एक इम्पैक्ट, और देश भर में एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक चीज़ें पैदा हुई थी कांग्रेस के पक्ष में, तो इस हार के बाद आप मानते हैं कि वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वो फीका पड़ेगा? देखिए, राजनीति जो है ना, वो पूरी तरह से नैरेटिव का खेल है। जो जितना मजबूत नैरेटिव बनाता है और जितना सस्टेनेबल नैरेटिव बनाता है, वो उतना ही कामयाबी के नज़दीक रहता है हमेशा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपनी छवि को बदला, एक कांग्रेस के पक्ष में एक परसेप्शन गढ़ा नए सिरे से, और उनका फौरी तौर पे फायदा कर्नाटक में भी हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। लेकिन मैं एक बात पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा ने नहीं जिताया था। भारत जोड़ो यात्रा उसमें एक कैटलिस्ट तो साबित हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी थी अपनी बदनामियों की वजह से। येदियुरप्पा सरकार या उसके बाद जो सीएम बदलने के बाद भी वहाँ की आपसी गुटबाजी और करप्शन के लगातार इल्ज़ाम, और यही कहानी हिमाचल प्रदेश में भी दोहराई गई। तो वो जो जीत थी कांग्रेस की, वो सिर्फ उसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी की बजाय राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से हुआ था कि वो अपनी छवि बदलने में कामयाब रहे थे। पहली बात, वो भारत जोड़ो के नाम पे एक संदेश देने में कामयाब रहे थे, और ये एक नैरेटिव खड़ा करने में रहे थे कि हमारे जो विरोधी हैं वो तोड़ते हैं और मैं निकला हूँ जोड़ने के लिए। एक बात। अब दूसरा, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है मैं उस पर आता हूँ। आपने कहा कि वो टेम्पो बरकरार क्यों नहीं रह पाया। देखिए, रणनीतियों का खेल है ना, मैनेजमेंट का खेल है ना चुनाव। तो आपको क्या लग रहा है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब क्रिकेट मैच होता है और मान लीजिए किसी मैच में एक बल्लेबाज ने सेंचुरी मार दी और उसमें उसने हर गेंदबाज की धुनाई की, तो जो दूसरी टीम के कोचेज हैं, दूसरी टीम के रणनीतिकार हैं, थिंक टैंक वो बैठ के देखते हैं ना कि इसका फुटवर्क कमजोर था, ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग था, लेग साइड कमजोर था। एक एक चीज का विश्लेषण होता है और वो ये देखते हैं कि किसको शॉर्ट पिच को खेलने में ये ज्यादा असहज था या बाउंसर्स को खेलने में ज्यादा सहज था। सारा विश्लेषण करने के बाद अगले मैच के लिए रणनीति बनती है, और हो सकता है कि अगले मैच में जो शतक वीर है वो 0 पे आउट हो जाए या 10-20 रन बना के निपट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो टेम्पो बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक खाली बैठा रहेगा, ये तो सोचना बहुत बड़ी मासूमियत होगी ना। उनके पास इतने सीजन पॉलिटिशियंस हैं, अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो मौजूदा दौर के चाणक्य हैं, तो उनका तो जिन लोगों के साथ इनका मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का, उनका तो दिन रात 24 घंटे कैलकुलेशन यही चलती है ना। उनको और तो कोई काम है नहीं, और तो कोई काम है नहीं इन द सेंस कि राजनीति को तो राजनीति की तरह से ही लेते हैं ना। वैसा तो होता नहीं है कि अभी चलिए कर्नाटक हम हार गए और जब हिमाचल हार गए, एमपी होगा तब देखा जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा तब देखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं। जिस दिन कर्नाटक हारे, जिस दिन हिमाचल प्रदेश हारे, उसी दिन से विश्लेषण शुरू हो गए थे। और विश्लेषण ये हुए कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के जो चुनाव थे उसको बार बार मीडिया सेमीफाइनल की तरह से उसको प्रचारित कर रहा था। एक नामकरण जो किया गया था कि 24 का सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल जो पार्टी एक डिफेंडिंग चैंपियन है, इसको फिर हम क्रिकेट की भाषा में बात करते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन जो पार्टी है वो क्यों अपना खिताब जाने देगी। और जब उसको ये पता है कि ये सेमीफाइनल है तो और यहीं से नैरेटिव खड़ा होगा, तो क्यों नहीं वो एक एक सीट पे जाके माइक्रो मैनेजमेंट करेगी। क्यों नहीं वो ये देखेगी कि हमारे कितने मंत्री हार रहे हैं, हमारे कितने मंत्रियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, या हमारा जो सीएम का फेस है क्या वो सबका साथ और सबका विकास वाली कसौटी पर खरा उतर रहा है। या मान लीजिए अशोक गहलोत राजस्थान में जो कर रहे थे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जो कर रहे थे, वो जो नैरेटिव वो खड़ा कर रहे थे कि लग रहा था अशोक गहलोत कह रहे थे कि जो जादूगर है वो तो पता नहीं क्या कर देंगे, या भूपेश बघेल कह रहे थे कि मैंने तो ऐसी ऐसी योजनाएं इम्प्लीमेंट कर दी कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक खाली हाथ तो नहीं बैठेगा ना। उन्होंने एक एक चीज़ को पहले दिन से ऑब्जर्व किया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक बार बार ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। लेकिन वो मीडिया किसकी भाषा बोल रहा था ये तो कोई नहीं जानता ना। और
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की एक आवाज नहीं थी कोई भी, क्योंकि एक चेहरा ही नहीं बनाया गया था। वहाँ जो अलग अलग स्तर पे कार्यकर्ता, अलग अलग स्तर पे नेता, कुछ केंद्र से भेजे हुए, कुछ वहाँ के स्थानीय नेता, वो सब अपने अपने स्तर पे लगे हुए थे। उनको काम दिया गया था दिल्ली से कि आप जाइए और लगिए, जाइए और लगिए। और जब ये कहा गया कि वहाँ तो बहुत मजबूत है कांग्रेस, बहुत मजबूत है कांग्रेस, तो ठीक है ना, मजबूत हो सकता है कि 6 महीने पहले कांग्रेस मजबूत हो, तो 6 महीने का समय कम नहीं होता ना। वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी तो, ऐसा राजनीतिक दल तो है नहीं जो अपने विरोधी को तश्तरी में सजा के कुर्सी दे देगी सीएम की। लड़ते हैं ना, फाइटर्स है ना। तो उन्होंने फाइट किया, और फाइट किया तो देखिए 6 महीने के अंदर नतीजा बदल के दिखा दिया उन्होंने जी। तो जाहिर तौर पर इस हार के बाद कांग्रेस की स्ट्रेटजी पे लगातार सवाल उठ रहा है। और आज की ये चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।